हाय एवरीवन, वेलकम टू द बायोलॉजी बाय फ्यूचर डॉक्टर। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका लेक्चर 2 में हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। आई होप यू अंडरस्टूड द लास्ट लेक्चर विच वाज ऑन द बेस्ड ऑन जो क्या पढ़ा था हमने लास्ट लेक्चर में। ट्रांसक्रिप्शन पढ़ा था, ट्रांसलेशन पढ़ा था और ट्रांसलोकेशन पढ़े थे। ओके, एंड वी वर ऑल्सो लर्नड अबाउट दैट इज़ व्हाट इज़ हेरिडिटी एंड एट ऑल। सो आई होप you understood the lecture, and let's start the second lecture today. Is what is we'll learn today is the evolution क्या होता है? So मैंने आपको बताया था कि evolution चैप्टर ये क्यों पढ़ाया जा रहा है आपको, बिकॉज टू अंडरस्टैंड दैट हाउ द लाइफ हैज़ ओरिजिनेटेड। मेनली जो इवोल्यूशन पढ़ाने का मकसद होता है, सो दिस इज़ अ मेन रीज़न बिहाइंड दिस इज़ हाउ द लाइफ इवॉल्व, किस तरीके से ज़िंदगी आई है, हाउ दिस डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म एनिमल्स एंड प्लांट्स आर प्रेजेंट ऑन द अर्थ, दिस वी स्टडीज़ इन द इवोल्यूशन। सबसे पहली लाइफ कैसे आई है? दिस इज़ अ वेरी क्यूरियस क्वेश्चन अमंग ऑल द साइंटिस्ट के सबसे पहली लाइफ किस तरीके से आई होगी। तो एक थ्योरी मानी जाती है, दैट इज़ अ बिग बैंग थ्योरी। इट्स नॉट सो बिलीवेबल थ्योरी, ये बहुत ज़्यादा बिलीवेबल नहीं है, बट स्टिल most of the scientists believe them. That is Big Bang theory. Big Bang theory says that what this theory says that when there was nothing in the universe, जब कुछ भी नहीं था तब सबसे पहले बिग बैंग थ्योरी कहती है कि एक बड़ा सा एक्सप्लोजन हुआ था। क्या हुआ था? एक्सप्लोजन। वो एक्सप्लोजन की वजह से क्या हुआ? बहुत सी गैलेक्सीज़ बनी थी। अब हम जानते हैं कि अलग अलग तरीके की गैलेक्सीज़ होती है। हम जिस गैलेक्सी में रहते हैं, जिसमें हमारा सोलर सिस्टम है, उसे मिल्की वे गैलेक्सी कहते हैं, ठीक है। सो एक्सप्लोजन के बाद जो क्या बनी थी? बहुत सी गैलेक्सीज़ में बहुत से सोलर सिस्टम बने, तो उस सोलर सिस्टम में हमारा एक अर्थ भी बना था। सो अकॉर्डिंग टू द बिग बैंग थ्योरी, व्हेन देयर वाज नथिंग इन द यूनिवर्स, देयर वाज अ ह्यूज एक्सप्लोजन, एक अनइमेजिनेबल बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ था, जिसकी वजह से गैलेक्सीज फॉर्म हुई थी अलग अलग, और गैलेक्सी में सोलर सिस्टम और हमारा अर्थ भी फॉर्म हुआ था, ठीक है। तो ये बिग बैंग, ये आपको बाद में आगे हायर स्टडीज़ में डिटेल में पढ़ना है, बट जस्ट फॉर योर इंटरेस्ट आई टेल यू दिस कि इस तरीके से पहली लाइफ की जो थ्योरी मानी जाती है, दैट इज़ अ बिग बैंग थ्योरी। ये मैंने बता दिया कि एक्सप्लोजन हुआ था, गैलेक्सीज बनी, और उसके बाद फिर अर्थ का फॉर्मेशन हुआ था। और तो फिर अब देखते हैं कि अर्थ जब बनी थी तब क्या उधर पे कोई लाइफ ऑर्गेनिज्म थे? तो सबसे पहले अर्थ का जब निर्माण हुआ था, सो अबाउट 4 बिलियन अगो, दिस इज़ नॉट डेटा गिवन इन योर टेक्स्ट बुक, 4 बिलियन अगो जो है वो अर्थ का फॉर्मेशन हुआ था। जब अर्थ का फॉर्मेशन हुआ था तब जो अर्थ थी वो बहुत ज़्यादा गर्म था, जैसे आग का गोला के जैसे अर्थ बहुत ज़्यादा हॉट था। सो इतनी ज़्यादा हॉट और इतनी ज़्यादा हाई टेम्परेचर पर वहाँ पर कोई भी लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर रही थी। फिर बहुत से क्लाइमेटिक चेंज होने के बाद क्या हुआ कि अर्थ का टेम्परेचर कूल डाउन होने लगा। इसका जो टेम्परेचर है वो कूल डाउन होने लगा, जिसकी वजह से कूल डाउन होने लगा। उसके बाद बारिशें हुई, बारिश होने की वजह से जितने भी वो थे डिप्रेशंस थे, मतलब जैसे कि आग का गोला है तो उसमें बहुत सारे ऐसे डिप्रेशंस है, तो डिप्रेशन फील हो गए किससे? वाटर से। तो वाटर से डिप्रेशन फील हो गए सारे के सारे, बहुत बारिश हुई, उसके बाद लाइफ ओरिजिनेट हुए वाटर में। सो लेट्स एक्सप्लेन दैट हाउ द लाइफ ओरिजिनेट, ठीक है, अभी समझते हैं। सो अंडरस्टैंड हाउ द लाइफ ओरिजिनेट फ्रॉम द वाटर। सबसे पहले अर्थ पर कुछ नहीं था, सिर्फ वाटर था, ठीक है। उस टाइम पर अर्थ पर कुछ नहीं था, सिर्फ वाटर था। अब वाटर में बहुत से साइंटिस्ट का ऐसा कहना है कि वहाँ पर ज़रूर क्या रहे होंगे? बहुत से सिंपल एलिमेंट्स रहे होंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल एलिमेंट्स में क्या क्या आ जाता है? अपन सोडियम पढ़ते हैं, पोटाशियम पढ़ते हैं, फॉस्फोरस पढ़ते हैं, सल्फ़र पढ़ते हैं, तो ये बहुत से सिंपल एलिमेंट रहे होंगे। फिर साइंटिस्ट का कहना है कि सिंपल एलिमेंट क्या हो गए होंगे? सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड या फिर इनऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट हो गए होंगे। सिंपल ऑर्गेनिक या फिर इनऑर्गेनिक कंपाउंड में। ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या हो जाएगा? ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन कंटेन करता हो। इनऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब ऐसे कंपाउंड जिसमें कोई कार्बन प्रेजेंट नहीं है। तो इस तरीके से सबसे पहले वाटर में सिंपल एलिमेंट्स प्रेजेंट रहे होंगे, वो सिंपल एलिमेंट सिंपल कंपाउंड में कन्वर्ट हो गए होंगे। तो जो एलिमेंट कन्वर्ट हो गए हैं कंपाउंड में, किसमें? जो एलिमेंट है वो कंपाउंड में कन्वर्ट हो गए हैं। अब जो सिंपल कंपाउंड है वो क्या हो जाएंगे? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में कन्वर्ट हो गए। सिंपल कंपाउंड गेट कन्वर्टेड इनटू द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। अब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में क्या क्या आ जाता है? ह्यूमन बॉडी में जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है उसमें कौन कौन से आ जाते हैं? तो न्यूक्लिक एसिड कल हमने पढ़ा है, डीएनए, आरएनए, न्यूक्लिक एसिड, दीज आर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। प्रोटीन, जैसे मैंने देखा कि प्रोटीन जो है वो अमीनो एसिड का एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। तो इस तरीके से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बने। अब फिर इनके इमर्जेंस से क्या बना होगा? प्रिमिटिव सेल बना होगा। मतलब एक पहला सेल इन सारे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड और बहुत से केमिकल रिएक्शन की वजह से बना होगा फर्स्ट प्रिमिटिव सेल।
एंड देन आफ्टर द फर्स्ट प्रिमिटिव सेल, वो फर्स्ट प्रिमिटिव सेल जो फर्स्ट प्रिमिटिव सेल के बाद क्या बना होगा, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रहा होगा। जो भी फर्स्ट सेल था उससे फिर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बना होगा, फिर उससे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बना होगा, और आज जो डाइवर्सिटी हम देखते हैं अर्थ पर, उस तरीके की डाइवर्सिटी प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो इस तरीके से हम समझ गए। तो अब इवोल्यूशन का एक डेफिनेशन देख लेते हैं कि बेसिकली इवोल्यूशन तो समझ में आ गया कि इवोल्यूशन क्या है। इवोल्यूशन एक ऐसा प्रोसेस है, मैं आपको समझाती हूँ कि इवोल्यूशन एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा स्लो प्रोसेस है जिससे प्लांट्स और एनिमल जो आज हमको दिखाई देते इतनी डाइवर्सिटी, वो इवॉल्व हुए हैं। सो वी कैन से द ग्रेजुअल चेंज, ग्रेजुअल मीन्स द स्लो चेंज दैट अकर इज कॉल्ड एज इवोल्यूशन। जनरेशन बाय जनरेशन जो चेंज आता है, जो बहुत स्लो चेंज होता है, दैट इज कॉल्ड इवोल्यूशन। सो सी व्हाट इज इवोल्यूशन गिवन इन अ टेक्स्ट बुक, दैट इज अ फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज ड्यू टू द चेंज इन द स्पेसिफिक कैरेक्टर ऑफ द सेवरल जनरेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एज द रिस्पॉन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन इज कॉल्ड एज इवोल्यूशन। इवोल्यूशन का मतलब हो जाता है कि किसी भी स्पीशीज़ का बनना किसी उसके किसी स्पेसिफिक कैरेक्टर में चेंज होने की वजह से, तो उसको क्या कहते हैं, इवोल्यूशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल से समझाती हूँ। फॉर एग्जांपल मंकी के बारे में मैं बात करती हूँ। ठीक है, मंकी से क्या बने थे, एप्स बने थे। अब मंकी से एप्स बनने में नेचुरल सिलेक्शन इस पर काम करता है कि नेचर के कोई चेंज की वजह से मंकी ने अपने आप को इस तरीके से अडाप्ट किया। मंकी की कुछ स्पीशीज़ में, कुछ जनरेशन में ऐसा चेंज आया होगा, किसी कैरेक्टर में चेंज आया होगा, तो उस कैरेक्टर के चेंज की वजह से अब मंकी अलग स्पीशीज़ है और एप्स एक अलग स्पीशीज़ है। लेकिन ये जो एप्स है वो कहाँ से आई है, मंकीज़ की इवोल्यूशन से आई है। सो दैट इज़ व्हाई दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इवोल्यूशन, दैट व्हेन द वन स्पीशीज़ गेट कन्वर्टेड इनटू द अनदर स्पीशीज़ बाय चेंज ऑफ द सेवरल कैरेक्टर, दैट इज़ कॉल्ड एज इवोल्यूशन। तो बहुत सिंपल सा है कि इवोल्यूशन किसी भी स्पीशीज़ का बनना किसी भी पहली स्पीशीज़ में सेवरल चेंजेस की वजह से, दैट इज़ कॉल्ड एज इवोल्यूशन। सो दिस डेफिनेशन आई होप यू अंडरस्टूड। ओके, सो इवोल्यूशन का ये मतलब समझ में आ गया कि इवोल्यूशन क्या होता है, एक तरीके का न्यू स्पीशीज़ का बनना जो अलग अलग चेंज, कैरेक्टर के चेंज की वजह से हो जाता है और नेचुरल सिलेक्शन में रोल प्ले करता है, दैट इज़ कॉल्ड एज इवोल्यूशन। अब जैसे मैंने आपको बताया कि किस तरीके से यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बने, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से फिर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म से फिर आज कितनी डाइवर्सिटी है बड़े बड़े। तो अगर मैं एनिमल की डाइवर्सिटी देखती हूँ तो एनिमल पहले एक सिंपल जो एनिमल हो सकता है वो एक यूनिसेलुलर हो सकता है, एक सेल का। तो इसकी एग्जांपल में क्या आ जाता है, अमीबा। मतलब अमीबा एक एनिमल है जो एक सिंगल सेल का है, मतलब यूनिसेलुलर है। और मल्टी सेलुलर की अगर मैं बात करती हूँ तो ब्लू व्हेल, अर्थ पे अगर आज डायनासोर होते तो वही सबसे लार्जेस्ट एनिमल, लार्जेस्ट मल्टी सेलुलर एनिमल होते। लेकिन जैसे कि जो डायनासोर है वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं, लेकिन ब्लू व्हेल अभी जो है वो सबसे लार्जेस्ट एनिमल है, मल्टी सेलुलर लार्जेस्ट एनिमल। सो स्मॉलेस्ट से हाईएस्ट, मतलब कितनी डाइवर्सिटी पाई जाती है एनिमल में, सबसे छोटा एनिमल भी है और सबसे बड़ा एनिमल भी, कितनी डाइवर्सिफाई हो गई ये चीज़ें बिकॉज ऑफ इवोल्यूशन ओनली। सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ इवोल्यूशन दैट यू हैव गिवन। द प्लांट में डाइवर्सिटी कैसी है, यूनिसेलुलर अगर मैं प्लांट देखती हूँ, एक छोटा से छोटा प्लांट जो एक सेल का है उसका नाम हो जाता है क्लोरेला। इसकी एग्जाम्पल आपको याद रखनी है, इससे पूछ सकता है कि व्हाट इज़ द यूनिसेलुलर प्लांट। सो द एग्जाम्पल लिखने के लिए आपको कह सकता है सो क्लोरेला। और मल्टी सेलुलर प्लांट की एग्जाम्पल में आ जाती है बनियान ट्री, मतलब सबसे बड़ा अगर ट्री, अगर मैं मल्टी सेलुलर प्लांट की बात करती हूँ सो आई कैन से द बनियान ट्री। ठीक है, सो दिस आर द एग्जाम्पल दैट हैव गिवन यू टू एक्सप्लेन द इवोल्यूशन के इवोल्यूशन की वजह से जो यूनिसेलुलर अमीबा है, नाउ इवोल्यूशन कन्वर्टेड इनटू दी ब्लू व्हेल। इसी की इवोल्यूशन की वजह से धीरे 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 किस तरीके से मल्टी सेलुलर और बड़े जाइंट एनिमल एंड प्लांट्स हैव बीन इवॉल्व्ड। ओके, now by this only there is a theory of evolution is given in your textbook which says that theory of evolution क्या कहता है कि जो इवोल्यूशन है वो एक स्लो प्रोसेस है जिसमें प्लांट और एनिमल का डेवलपमेंट होता है। तो जैसे ऊपर हमने एक डेफिनेशन पढ़ा कि व्हाट इज़ इवोल्यूशन, सो फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज़ बाय स्पेसिफिक चेंज इन कैरेक्टर की वजह से जो बनता है, दैट इज़ कॉल्ड इवोल्यूशन। सो हियर ऑल्सो देयर इज़ अ डेफिनेशन गिवन। सो इसमें कहा गया है कि जो डेवलपमेंट है किसी भी प्लांट या फिर एनिमल का एंसेस्टर से having the different structural and the functional organization is called as evolution। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बताया कि एक प्लांट क्लोरेला है। क्लोरेला एक यूनिसेलुलर प्लांट है और जो बनियान ट्री है वो एक मल्टी सेलुलर प्लांट है। दोनों में बहुत डिफरेंस है, इसका स्ट्रक्चरल अलग है, इसका भी स्ट्रक्चर अलग है, इसके फंक्शन करने का तरीका अलग है। ये सिर्फ एक सेल में सर्वाइव करता है, इसमें मल्टी सेलुलर है, इसके सर्वाइव करने का अलग है। तो दोनों का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल
दोनों का स्ट्रक्चर और फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट है, लेकिन और ये क्या है, प्लांट है. सो द डेवलपमेंट ऑफ प्लांट एंड एनिमल फ्रॉम द एंसिस्टर हैविंग द डिफरेंट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन. समझ में आपको डिफरेंट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है? जो बनियान ट्री है, इसका एंसिस्टर कौन रहा होगा? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. तो इसके पास डिफरेंट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसकी वजह से हम लोग इसको क्या कहते हैं? थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, दैट इज कॉल्ड एज इवोल्यूशन. तो यही कहता है थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन के प्रोग्रेसिव का मतलब एक ऐसा चीज़ जो चलती जाए, जो धीरे धीरे और इस इवोल्यूशन को होने के लिए बहुत साल लगते हैं. 300 करोड़ इतना टाइम आपके टेक्स्ट बुक में दिया गया है कि इस चेंज को होने के लिए, इवोल्यूशन को होने के लिए 300 करोड़ टाइम लगा है अभी तक. जितनी भी हमारे पास अर्थ पर जितनी भी डाइवर्सिटी है, सो इतनी लाइफ को आने के लिए कितने टाइम्स लगा है? 300 करोड़ टाइम लगा है. Okay, I hope you understood what is evolution. So there have been the two definition given in your textbook. There may be asked in the exam, so be careful and by heart this. So we have completed the evolution. Now for to prove the evolution को prove करने के लिए कि what is the proof, कि क्या प्रूफ है कि जो इवोल्यूशन है वो हुआ है कि व्हेन वी वर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से आज इतनी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का जो रीज़न है वो इवोल्यूशन है. क्या रीज़न है इसका? सो दैट क्या इसका रीज़न इवोल्यूशन ही है. सो फॉर प्रूफिंग दैट proof of evolution is required. So there are the 6 proof given in your textbook के प्रूफ इवोल्यूशन का कितना है? 6 है. सबसे पहला जो एविडेंस दिया गया है वो है मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस, देन एनाटॉमिकल एविडेंस, वेस्टिजियल ऑर्गन, पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस, कनेक्टिंग लिंक एंड द एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस. लेट अंडरस्टैंड वन बाय वन. सबसे पहला देखते हैं मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस का मतलब क्या होता है. सबसे पहले वर्ड समझते हैं मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या होता है. व्हेन यू गो इन द हायर क्लास देयर इज़ अ चैप्टर मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट. मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है किसी का आउटर स्ट्रक्चर, किसी का जो देखने में जो दिखता है. फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करती हूँ किसी भी प्लांट की, अगर मैं किसी भी प्लांट की बात करती हूँ तो प्लांट के लीफ कैसे है, वो प्लांट के फ्लावर्स कैसे है, फ्रूट कैसे है, तो जो देखकर समझ में आता है आउटर से वो जो, तो उसको हम लोग उसकी मॉर्फोलॉजी कहते हैं. उसकी बनावट, जो बाहरी बनावट है, बाहरी बनावट हम लोग बोल सकते हैं इसको हिंदी में. इफ़ आई वांट टू एक्सप्लेन दैट इज ऑल बाहरी बनावट आई कैन से. सो दैट इज़ कॉल्ड मॉर्फोलॉजी. मॉर्फोलॉजी का मतलब समझ में आएगा. तो मॉर्फोलॉजी एविडेंस इज़ वेरी इजी कि जो ऐसे एविडेंस जो दिखाई देते हैं एनिमल्स के अंदर या फिर प्लांट्स के अंदर, दैट इज़ कॉल्ड मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस. एग्जाम्पल आता है एनिमल के अंदर. एनिमल में जो एग्जाम्पल्स है, फॉर एग्जाम्पल आता है इन द डॉग, फॉक्स एंड वुल्फ, शीप. ये in the three and this animal, in these animal what are the same. अगर आप इन एनिमल को देखोगे तो डॉग, फॉक्स और शीप में जो नोज़ का पोजीशन है, पोजीशन ऑफ द नोज़ इज सेम. इफ़ यू नो उनका जो पोजीशन नोज़ का होता है वो सेम होता है. अगर आप गौर करोगे इस चीज़ पर. उसके बाद और क्या सेम दिखाई देती है? द हेयर्स ऑन द बॉडी. इनके बॉडी पर थिक हेयर्स होते हैं. डॉग के भी बॉडी पे थिक हेयर्स है, शीप के भी बॉडी पर और फॉक्स के भी बॉडी पर थिक हेयर्स प्रेजेंट होते हैं. एंड ऑल्सो देयर ईयर्स, उनके जो कान का स्ट्रक्चर होता है वो भी क्या होता है? वो भी सेम दिखाई दे रहा होता है. इस तरीके से लटक रही होती है उनकी कान, है ना. तो देखकर हम बता सकते हैं कि इनके अंदर डॉग, फॉक्स, शीप, इन एनिमल्स में सिमिलैरिटी दिखाई दे रही है. इसका मतलब ये है कि इनका जो एंसेस्टर होगा, इनका जो कोई कॉमन, इनके अंदर कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी प्रेजेंट है और ये किसी एक कॉमन एंसेस्टर से मिलकर बने होंगे. सो आई कैन गिव द कंक्लूजन कि मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस क्या मैं दे सकती हूँ कि डॉग, फॉक्स और शीप का जो नोज़ का पोजीशन है, उनके जो थिक हेयर्स बॉडी पर है और उनके जो ईयर का स्ट्रक्चर दिखाई देता है वो क्या है? सिमिलर है. ये शो करता है कि इनके बीच में कुछ ना कुछ क्या है? सिमिलैरिटी प्रेजेंट है, विच शोज़ द कॉमन एंसेस्टर. मतलब ये है कि इन सब का कोई ना कोई क्या रहा होगा? कोई कॉमन एंसेस्टर रहा होगा. मतलब कोई एक ही एंसेस्टर से ये लोग सारे बने हैं. दैट इज़ दिस गिव द एविडेंस ऑफ मॉर्फोलॉजी एविडेंस, मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस. समझ में आ गया? very easy morphological evidence. Now second is anatomical evidence. Now second is the anatomical evidence. एनाटॉमिकल एविडेंस क्या होता है? एनाटॉमी का मतलब क्या होता है? जिस तरीके से मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है बाहर का स्ट्रक्चर, एनाटॉमी का मतलब होता है अंदरूनी स्ट्रक्चर. अंदर के स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोल सकते हैं? जैसे कि बोन का क्या स्ट्रक्चर है, बोन किस तरीके से सटल है, या फिर हमारी व्हाट इज़ एनाटॉमिकल एविडेंस. एनाटॉमिकल एविडेंस का मतलब क्या होता है
कि एनाटॉमी का मतलब सबसे पहले समझ लेते हैं। जैसे मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है आउटर स्ट्रक्चर, एनाटॉमी मीन्स द इनसाइड का स्ट्रक्चर, अंदर किस तरीके से बोन्स है, बोन्स में कितने जॉइंट्स है, जॉइंट्स किस तरीके के है, जॉइंट्स किस तरीके के है, उस तरीके से हम लोग देख सकते हैं। तो इस चीज़ को हम लोग एनाटॉमी बोलते हैं। तो एनाटॉमिकल एविडेंस का मतलब क्या हो जाएगा? फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल देती हूँ आपको। फोर लिम्ब, फोर लिम्ब का मतलब होता है आगे के चार, दो हाथ होते हैं तो उसे फोर लिम्ब कहेंगे, दो पैर है तो उसे हाइंड लिम्ब कहेंगे। तो फोर लिम्ब ऑफ ह्यूमन, फोर लिम्ब ऑफ ह्यूमन, बैट, काउ और ऑल्स और फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन, द फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन। सो आई कैन सी दैट जो फोर लिम्ब, जब आप आपके जो स्ट्रक्चर बना हुआ है टेक्स्ट बुक में, उसमें ह्यूमन, बैट, काउ, पेंगुइन, इनके स्ट्रक्चर्स दिए हुए हैं उनके फोर लिम्ब का। दे हैव द डिफरेंट फंक्शन। ह्यूमन का जो हाथ फोर लिम्ब है उसका काम हाथों का है, जबकि बैट है, बैट में जो फोर लिम्ब का काम है वो उसके विंग्स के जैसा काम करता है। पेंगुइन का फ्लिपिंग के काम करता है उसका फोर लिम्ब। बट फिर भी दो दे हैव द डिफरेंट फंक्शन ऑफ फोर लिम्ब बट स्टिल दे हैव द सेम जॉइंट्स। उनमें जैसे हमारा ह्यूमन, अगर आप ह्यूमन का फोर लिम्ब देखोगे तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहली जो बोन होती है वो रेडियस होती है, उसके बाद फिर अल्ना, सबसे पहले वाली जो बोन होगी वो क्या होगी, ह्यूमरस होगी, फिर रेडियस, अल्ना, इस तरीके से यहाँ पर जॉइंट्स प्रेजेंट होते हैं। सो जो जिस तरीके के जॉइंट्स और एलिमेंट प्रेजेंट हमारे फोर लिम्ब में है, उसी तरीके से जो एलिमेंट्स होते हैं वो बैट के फोर लिम्ब में, काउ और पेंगुइन के फ्लिपर्स में क्या प्रेजेंट होते हैं, जॉइंट्स प्रेजेंट है। सो दैट्स वाई वी आर कॉलिंग एज दे माइट हैव द सेम एंसेस्टर, क्योंकि अगर इनके सारे जॉइंट्स सेम है, इनका स्ट्रक्चर अगर सेम है इनसाइड, तो दैट मीन्स दे माइट हैव द कॉमन एंसेस्टर। सो दिस डिस्क्राइब द एनाटॉमिकल एविडेंस। ये हमको क्या बताता है, कॉमन एंसेस्टर बता रहा होता है। सो दिस डिस्क्राइब द एनाटॉमिकल एविडेंस। सो वी हैव लर्न द मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस एंड एनाटॉमिकल एविडेंस, वेरी इजी. So the next evidence is, we have learned the morphological evidence, anatomical evidence, and the next is the vestigial organ. Vestigial organ का मतलब क्या होता है? The definition is given in the textbook is the degenerated or the underdeveloped useless organ of the organism is called as the vestigial organ. Degenerated एक ऐसा organ जो किसी भी organism में यूज़लेस है, या तो वो अंडर डेवलप्ड है, मतलब उस जो है उसका जो फंक्शन है वो बहुत ही वो ना के बराबर है, या फिर वो कोई फंक्शन नहीं करता, यूज़लेस है, कोई काम नहीं है उसका। किसी भी कोई भी एक ऐसा ऑर्गन जो ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है उसको क्या कहते हैं, वेस्टिजियल ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। बट इट इज़ नॉट कंपलसरी दैट कि अगर एक ऑर्गेनिज्म में वो ऑर्गन अगर वर्किंग नहीं है तो वो दूसरे ऑर्गेनिज्म में भी वर्किंग ना हो। अगर मैं एग्जांपल देती हूँ अपेंडिक्स की, तो जो अपेंडिक्स होता है वो एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जो लार्ज इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है, इस तरीके का। अगर ये लार्ज इंटेस्टाइन अगर है, आपके टेक्स्ट बुक में स्ट्रक्चर अच्छा डायग्राम अच्छा दिया, अगर ये लार्ज इंटेस्टाइन है तो यहाँ पर एक स्ट्रक्चर होता है अपेंडिक्स। अपेंडिक्स का काम ह्यूमन में कुछ नहीं है, ह्यूमन में अपेंडिक्स का कोई काम नहीं है। लेकिन अगर मैं रूमनेंट्स में देखती हूँ, रूमनेंट मतलब एक ऐसे एनिमल जो क्या खाते हैं, चारा खाते हैं, गाय है, भैंस है, तो उनके पास अपेंडिक्स जो होती है वो क्या करती है, सेलुलोज को डाइजेस्ट करने का बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। तो इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि अपेंडिक्स कोई भी ऑर्गन अगर एक में फंक्शन नहीं है तो वो ऐसा ज़रूरी नहीं कि वो सारे में ही फंक्शनल ना हो। अपेंडिक्स इज़ अ वेस्टिजियल ऑर्गन फॉर द ह्यूमन बट नॉट फॉर द रूमिनेंट एनिमल। काव और बफेलो के लिए क्या है, वेस्टिजियल ऑर्गन नहीं है अपेंडिक्स। सो अपेंडिक्स हमारे लिए क्या है, एक वेस्टिजियल ऑर्गन है। पहले जो इंसान थे वो मांस खाते थे और प्लांट्स क्या करते थे, ऐसे ही खाते थे, तो उनको सेलुलोज डाइजेस्ट करने के लिए अपेंडिक्स की ज़रूरत पड़ती थी। बट ग्रेजुअली जो इंसान है वो पका कर खाना खाने लगा, जिसकी वजह से अब अपेंडिक्स का जो रोल है वो ख़त्म हो गया है, अंडर डेवलप्ड है। सो दैट मीन्स आई कैन से दैट अपेंडिक्स इज़ द वेस्टिजियल ऑर्गन। उसके बाद द नेक्स्ट वेस्टिजियल ऑर्गन इज़ द विजडम टीथ। विजडम टीथ जिसको बोलते हैं अक्ल दाढ़ भी बोल सकते हैं, अगर हम बोल सकते हैं। सो इट डज़ नॉट हैव एनी रोल इन चीविंग द फूड। इफ़ यू सी के अगर खाना खाते हैं तो क्या इसका कोई काम है, चबाने में कोई काम नहीं है इसका। सो दैट मीन्स इट इज़ ऑल्सो द वेस्टिजियल ऑर्गन, ये हमारे कोई काम का ऑर्गन नहीं है। अगेन द टेल बोन जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉकिक्स भी कहते हैं। टेल बोन पहले ह्यूमन के जैसे एप्स, मंकी, उनके पास टेल थी, बट इन द ह्यूमन वी डोंट हैव द टेल। सो बट वी हैव द टेल बोन। सो दिस डिफाइंस दैट वी केम फ्रॉम द एंसेस्टर ऑफ मंकी एंड द एप जिनके पास टेल है। सो ये डिफाइन करता है हमारा
कि हम जो है वो पिछले एंसेस्टर से हम इवॉल्व हुए हैं, इसलिए हमारे पास टेल बोन तो है बट इसका कोई काम नहीं है। द सेकेंड इज़ द ईयर पिन्ना। हमारा जो ईयर पिन्ना क्या होता है, ये जो कान है हमारा, अगर मैं आपको बताऊं तो आपको समझ में आएगा कि ये ईयर है अगर, तो इसको ईयर पिन्ना कहते हैं। जो पूरा कान का ये होता है इसको पूरा ईयर पिन्ना कहते हैं। इसका कोई काम नहीं हमारे ह्यूमन बॉडी में। बट अगर मैं मंकी की बात करती हूँ तो मंकी में ये क्या करता है, ईयर्स को हिलाने के लिए काम आता है। तो इसलिए ईयर पिन्ना इज़ द वेस्टिजियल ऑर्गन फॉर द ह्यूमन बट नॉट फॉर द मंकी। सो वेस्टिजियल ऑर्गन से वी कैन अंडरस्टैंड दैट वी आर ऑल सिमिलर एंड हैविंग द कॉमन एंसेस्टर। कि मंकी के पास ईयर पिन्ना है, हमारे पास भी ईयर पिन्ना है, बट इट इज़ नॉट वर्किंग इन मी, not working in human. So it defines that is we come from the common ancestor. Similarly, wisdom teeth, tailbone and all other examples of vestigial organ. So I hope you understand the vestigial organ is the evidence as a evidence of evolution. The next evidence of evolution is paleontological evidence. Paleontological evidence का मतलब हो जाता है, paleontological evidence क्या होता है। सबसे पहले पैलेंटोलॉजिकल किसको कहते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई भी डिज़ास्टर है, किसी भी टाइम में अगर कोई डिज़ास्टर आता है, फ्लड आता है या फिर अगर कोई अर्थक्वेक आता है, तो उस टाइम पे क्या होंगे, जो ऑर्गेनिज्म होंगे, ह्यूमन हो कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, प्लांट बॉडी होगी और एनिमल्स जो होंगे उस टाइम के, वो क्या हो जाएंगे, अगर उनकी डेथ हो जाएगी, मान के चलो अगर उस डिज़ास्टर में उनकी डेथ हो गई है तो उनकी डेथ क्या हो जाएगी, सेगमेंट्स के फॉर्म में सेटल हो जाएगी। कि इस तरीके से उनकी डेड बॉडी क्या हो गई, पूरी ज़मीन पर बिछ गई। उसके बाद फिर क्या हो गया, रॉक्स का फॉर्मेशन होगा, उसके ऊपर फिर से एक नई लेयर आ जाएगी सेगमेंट्स की, फिर से इसके ऊपर बहुत सी सेगमेंट आ जाएगा, उसके बाद फिर से डिज़ास्टर, फिर से। तो इस तरीके से अगर हम लोग ज़मीन के अंदर जाते हैं तो हमें हर लेयर में अलग अलग एनिमल्स और प्लांट के फॉसिल्स दिखाई देते हैं। तो जो डेड बॉडीज़ होती है, जो प्रिजर्व हो जाती है सॉइल में, दैट इज़ कॉल्ड एज फॉसिल्स, और इसी की स्टडी को हम लोग पैलेंटोलॉजी कहते हैं। द स्टडी ऑफ द फॉसिल्स इज कॉल्ड एज पैलेंटोलॉजी। तो पैलेंटोलॉजी में हम लोग किस तरीके से एविडेंस पता करते हैं, इस तरीके से हम लोग पता कर सकते हैं कि अलग अलग सेगमेंट में कौन से एनिमल है और किस टाइम पे थे। अब वो टाइम कैसे पता करेंगे, फॉर एग्जांपल अगर मान के चलो कि मान के चलो डायनासोर है, डायनासोर की डेड बॉडी या फिर उसके कुछ पार्ट्स मिले, उनकी बोन मिली, तो उस टाइम को कैसे कैलकुलेट करेंगे कि किस टाइम पे ये जानवर सर्वाइव करता था। तो इस टाइम को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक सिस्टम है, दैट इज़ कॉल्ड एज कार्बन डेटिंग सिस्टम टू कैलकुलेट द टाइम। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने देखा होगा सीरियल वगैरह में कि इसकी डेथ इतने दिन पहले हो चुकी थी, तो दैट इज़ हाउ दे डन बाय डूइंग द कार्बन डेटिंग मैथड। अब ये कार्बन डेटिंग मैथड क्या होता है कि जैसे कोई भी ह्यूमन बॉडी अगर उसकी डेथ हो गई है, तो वो कार्बन कंज्यूम करना बंद कर देगा। कार्बन क्यों कंज्यूम कर रहे थे, फॉर एग्जांपल अगर मैं फैट कंज्यूम कर रही थी, प्रोटीन कंज्यूम कर रही थी, ये सारे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, इस सब में क्या है, कार्बन प्रेजेंट ही है। तो कार्बन अगर प्रेजेंट है, इसका मतलब मैं जब तक अलाइव हूँ आई एम कंज्यूमिंग द कार्बन, बट एज सून एज आई गेट डेथ आई स्टॉप कंज्यूमिंग द कार्बन। सो कार्बन अगर मैं कंज्यूम करना मैं बंद कर देती हूँ, तो जिसकी वजह से क्या हो जाता है, कार्बन 12 और कार्बन 14 का जो रेशो होता है वो चेंज होने लगता है। इसकी वजह से डेथ होने के बाद कार्बन 12 और कार्बन 14 का रेशियो को कैलकुलेट करके वी कैन गेट टू नो अबाउट द टाइम when the death of the organism happened. Okay, so the time passed since the death of the plant or the animal can be calculated by measuring the radioactivity of the carbon 14 and the ratio of the carbon 14 to the carbon 12. So किस तरीके से टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं, द टाइम पास्ट सिंस द डेथ के बाद का टाइम कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है। जो भी प्लांट या फिर एनिमल है, रेडियो एक्टिविटी, जो कार्बन 14 होता है वो एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, तो कार्बन 14 की रेडियो एक्टिविटी को मेजर करके और 14 से 12 का जो रेशो रहेगा उसको मेजर करके क्या कर सकते हैं, कितने टाइम में वो एनिमल सर्वाइव कर रहा था उसको हम लोग पता कर सकते हैं। ओके, एंड ये इस पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस से हमें पता चला है कि जो वर्टिब्रेट जो हम लोग हैं जिनके पास वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट होती है, दे हैव ओरिजिनेट फ्रॉम द इनवर्टिब्रेट्स। Okay, so vertebrates have been originated from invertebrates. So very easy it is. सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा, मॉर्फोलॉजिकल, फिर एनाटॉमिकल, फिर वेस्टिजियल ऑर्गन एंड द पैलेंटोलॉजिकली। 2 is left, 1 is the connecting limb and the second is the embryological evidence. Let's see this also.
नाउ लेट्स सी व्हाट इज़ द कनेक्टिंग लिंक. ओके, सो कनेक्टिंग लिंक क्या होता है कि फॉर एग्जांपल कोई भी ऑर्गेनिज्म है तो उस ऑर्गेनिज्म का जो मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा, वो इस तरीके का होगा कि वो दो ग्रुप को आइडेंटिफाई करता होगा. उसके कुछ कैरेक्टर्स ऐसे होंगे जो एक वन ग्रुप को कनेक्ट करता है और कुछ कैरेक्टर्स ऐसे होंगे जो दूसरे ग्रुप को कनेक्ट करता है. सो दैट ऑर्गेनिज्म इज एक्टिंग एज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द टू ग्रुप. फॉर एग्जाम्पल तो इसकी डेफिनेशन देख लेते थे. सम प्लांट्स and animals show the morphological character by which they can be related to the two different group. For example अगर कोई एनिमल है, फॉर एग्जाम्पल अगर पेरीपेटस की मैं बात करती तो दो ग्रुप से जुड़ता है. अगर उसकी जो कुछ प्रॉपर्टी होती है वो आर्थ्रोपोड की जैसी है और जो कुछ प्रॉपर्टी है वो एनिलिडा के जैसी है. तो ये एक कनेक्टिंग लिंक के जैसे ही काम करता है. तो इससे हमें पता चलता है कि दोनों ऑर्गेनिज्म, अगर इस ऑर्गेनिज्म में इस आर्थ्रोपोडा के भी कैरेक्टर्स है और एनिलिडा के भी कैरेक्टर्स है, सो वी कैन से दैट इट इज़ एक्टिंग एज अ कनेक्टिंग लिंक. एंड कनेक्टिंग लिंक भी क्या होता है, एक तरीके का एविडेंस है, शोज दैट वी हैव द कॉमन एंसेस्टर. ओके, सो सबसे पहले हम लोग देखते हैं पेरीपेटस के बारे में. पेरीपेटस जो है वो एक ऐसा एनिलिडा है. आपने जो 9th क्लास के बारे में पढ़ा होगा कि और एनिमल्स के अलग अलग क्लास होते हैं, कि एम्फीबियंस होते हैं, रेप्टाइल्स है, अलग अलग क्लास है, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स. सो अगर और उसके बाद यहाँ पे एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मॉल्यूस्का, ये सब याद आ रहा है आपको? ये सब आपने ऑलरेडी पढ़ चुका है 9th क्लास में. सो एनिलिडा की जो क्या खासियत होती है, एनिलिडा में क्या होती है, उनके बॉडी पर रिंग्स प्रेजेंट होती है. इस तरीके से उनके बॉडी में इस तरीके से सेगमेंटेड बॉडी होती है. उनकी जो बॉडी होती है कैसे होती है, सेगमेंटेड होती है. सो अगर मैं पेरीपेटस की बात करती हूँ, उसकी बॉडी सेगमेंटेड है, इसका मतलब ये क्या है, ये एनिलिडा की प्रॉपर्टी तो शो कर रहा है, लेकिन ये आर्थ्रोपोडा की प्रॉपर्टी, आर्थ्रोपोडा में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड ट्रैकियल रेस्पिरेशन जैसी प्रॉपर्टी भी शो करता है. ट्रैकियल रेस्पिरेशन मतलब क्या होता है, ऐसा रेस्पिरेशन जो ट्रैकिया के जरिए हो. सो ऐसा रेस्पिरेशन सिर्फ आर्थ्रोपोडा में प्रेजेंट होता है. सो पेरीपेटस शो, सबसे पहले पेरीपेटस में एनिलिडा की कौन सी खासियत है कि इसके पास क्या है, रिंग सेगमेंट इसकी बॉडी में प्रेजेंट है. सेकेंड थिंग, तो ये एक एनिलिडा से बिलोंग करता है, बट स्टिल इट हैज़ द ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम जो एक आर्थ्रोपोडा के पास सेम होता है. और सेकेंड इज़ द ट्रैकियल रेस्पिरेशन. ट्रैकियल रेस्पिरेशन भी क्या होता है, जो आर्थ्रोपोडा की एक प्रॉपर्टी होती है. सो दैट्स व्हाई आई कैन से दैट द पेरीपेटस एक्ट एज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द आर्थ्रोपोडा एंड एनिलिडा. ओके, सो सेकेंड एग्जाम्पल इज, व्हाट इज द सेकेंड एग्जाम्पल, पेरीपेटस की अगर मैं बात करती हूँ, सो पेरीपेटस क्या है, एक कनेक्टिंग लिंक है. पेरीपेटस के पास, पेरीपेटस एक मैमल्स की कैटेगरी में आता है क्योंकि उसके पास हेयर्स भी प्रेजेंट है और मेमोरी ग्लैंड्स भी प्रेजेंट है. बट स्टिल ये रेप्टाइल की तरह क्या करता है, एग लेइंग है. रेप्टाइल्स एग देते हैं, मैमल्स जो है वो बच्चे देते हैं. बट स्टिल जो पेरीपेटस है वो मैमल है, बट स्टिल इट गिव्स द एग. सो दैट मीन्स इट एक्ट्स एज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द रेप्टाइल्स बिकॉज ये एग दे रहा है, एंड मैमल्स इट हैज़ अ मेमोरी ग्लैंड एंड द hairs on the body. So the one example is the peripatus. ये इस तरीके से आपको पूछ सकता है कि जो पेरीपेटस है वो कौन से दो ग्रुप का कनेक्टिंग लिंक है, तो आपको लिखना होगा आर्थ्रोपोडा और एनिलिडा. अगर आपको क्वेश्चन पूछेगा पेरीपेटस किसका कनेक्टिंग लिंक है, तो रेप्टाइल्स और मैमल्स की. एंड देन द नेक्स्ट एग्जांपल इज द लंग फिश. व्हाट इज द लंग फिश? लंग फिश क्यों कहा गया, नाम से समझ में आ रहा है कि ऐसी फिश में हम लोग जानते हैं कि जो रेस्पिरेशन होता है वो गिल्स से होता है. इनके पास लंग्स नहीं होते, क्या होता है, गिल्स से इनका रेस्पिरेशन होता है. बट देयर इज अ फिश दैट इज कॉल्ड एज लंग फिश. इनमें जो रेस्पिरेशन है वो क्या होता है, लंग से होता है. सो दो इट इज़ अ फिश बट द कैरेक्टर्स आर लाइक अ एम्फीबियंस. क्योंकि फिश जो है, तो इससे हमको पता चलता है कि जो एम्फीबियंस है वो फिश से इवॉल्व हुए हैं. एम्फीबियंस में क्या आ जाता है, फ्रॉग आ जाता है. तो फ्रॉग एंड दिस एम्फीबियंस वगैरह किससे आए हुए हैं, फिश से इवॉल्व हुए हैं. इस कनेक्टिंग लिंक से, इस लंग फिश से हमें इस चीज़ का एविडेंस मिलता है. सो अंडरस्टूड द कनेक्टिंग लिंक. बट 3 एग्जाम्पल है, एक डेफिनेशन याद रखनी है कि बहुत आसान सी, कि सम प्लांट्स एंड एनिमल शो द मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर बाय विच दे कैन बी रिलेटेड टू द 2 डिफरेंट ग्रुप इज कॉल्ड कनेक्टिंग लिंक. और इसकी 3 एग्जाम्पल, पेरीपेटस, आर्थ्रोपोडा और एनिलिडा का एक कनेक्टिंग लिंक है. पेरीपेटस जो है वो रेप्टाइल और मैमल्स का, और जो लंग फिश है वो एम्फीबियंस और फिश का एक कनेक्टिंग लिंक है. आई होप यू अंडरस्टूड. एंड द नेक्स्ट इज द एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस. अब लास्ट इज द एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस. एम्ब्रियो का मतलब क्या होता है, द इनिशियल स्टेज. जो जब इनिशियल स्टेज आप देखेंगे कि सबसे पहले क्या होता है, जाइगोट के बाद बहुत सी स्टेजेस बनती है, फिर हार्ट बनता है. सो दैट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट इज कॉल्ड एज एम्ब्रियो. ठीक है, तो
जब तक बच्चा बाहर नहीं आता है उसको हम लोग एम्ब्रियो कहते हैं, बाहर आने के बाद फिर फीटस कहने लगते हैं हम लोग उसको, ठीक है। सो तो एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस में क्या क्या कहता है कि जो डेवलपमेंटल स्टेज जो वर्टिब्रेट्स में देखा गया, जो वर्टिब्रेट्स होते हैं जिसके पास वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट है, सो वर्टिब्रेट्स के जो एम्ब्रियो है उनके सारे इनिशियल स्टेज सिमिलैरिटी शो करते हैं। अगर आप देखोगे कि जो फ़िश है, फ़िश की अगर हम बात करते हैं, फ़िश भी एक क्या है, वर्टिब्रेट है। अगर मैं काव की बात करती हूँ, अगर ह्यूमन की बात करते हैं, मैन की बात करते हैं, तो ये सारे वर्टिब्रेट्स इनके पास सबके पास वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट है। तो इनके जो एम्ब्रियो है उनके इनिशियल स्टेज में बहुत ज़्यादा ही सिमिलैरिटी दिखाई देती है, और ये सिमिलैरिटी आगे जैसे जैसे डेवलपमेंट होता जाता है ऑर्गेनिज्म का, आगे आगे क्या होती जाती है, ये जो सिमिलैरिटी वो डिक्रीज़ करते जाती है। सो बट द इनिशियल स्टेज में जो इतनी ज़्यादा सिमिलैरिटी है वो क्या शो कर रही होती है कि ऑल द वर्टिब्रेट्स मे हैव द कॉमन एंसेस्टर। सो एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस से हमें पता चलता है कि इन सब के पास क्या होता है, इनके एम्ब्रियोस सारी स्टेजेस सेम है, इनिशियल सिमिलैरिटी बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से हम लोग बोल सकते हैं दे मे हैव द कॉमन एंसेस्टर ऑल द वर्टिब्रेट्स। ओके, so these were all the evidence of evolution. I hope you understood a good. Let's me take a revision. रिवाइज करा देती हूँ, आपको अच्छे से बेहतर हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग ने पढ़े थे मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस। मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है कि कोई भी एक ऐसा स्ट्रक्चर जो बाहर से दिखाई देता हो, तो इसमें डॉग, फॉक्स और वुल्फ वगैरह का जो पोजिशन ऑफ नोज़ है, ईयर पिन्ना और द थिक हेयर्स है, ये इसकी एग्जांपल में आ जाती है। दे आर मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस। एनाटॉमिकल एविडेंस में क्या होता है, इंटरनल स्ट्रक्चर, बोन्स का क्या स्ट्रक्चर है, जॉइंट्स कैसे है, दैट इज कॉल्ड एनाटॉमिकल एविडेंस। इसमें 4 लिम्स ऑफ क्या आ जाएगा, मैन आ जाएगा, 4 लिम्स ऑफ बैट आ जाता है, 4 लिम्स ऑफ चीता। दिस ऑल आर 4 लिम्स क्या हो जाते हैं, इनके जो 4 लिम्ब है उनका स्ट्रक्चर तो सेम है, जैसे उनके भी जॉइंट्स सेम है, ह्यूमरस है, फिर रेडियस है, फिर अल्ना है, बट इनका जो फंक्शन है वो अलग है। सो इससे पता चलता है कि इनका जो स्ट्रक्चर है वो सेम है, इसका मतलब दे में हैव द कॉमन एंसेस्टर। सेकंड इज द वेस्टिजियल ऑर्गन, एक ऐसे अंडर डेवलप्ड या फिर यूजलेस ऑर्गन जो किसी भी ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होते हैं, दैट इज कॉल्ड वेस्टिजियल ऑर्गन। और ये ज़रूरी नहीं है कि सारे ऑर्गेनिज्म में यूजफुल हो, किसी ऑर्गेनिज्म में यूजफुल नहीं भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अपेंडिक्स ह्यूमन के अंदर ये यूजलेस है, कोई इसका काम नहीं है, लेकिन अगर मैं देखती हूँ काऊ के अंदर तो ये बहुत ही यूजफुल है डाइजेशन में। तो इस तरीके से वेस्टिजियल ऑर्गन हमें कॉमन एंसेस्टर के बारे में बताता है। एंड द नेक्स्ट इज अ पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस। पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस में हमें फॉसिल्स की स्टडी करने के बाद वी गेट टू नो अबाउट द टाइम, किस टाइम पे कौन सा ऑर्गेनिज्म था, जिसकी वजह से हम लोग क्या बता सकते हैं कि कौन सा ऑर्गेनिज्म किस पीरियड में था। इस तरीके से हम लोग पीरियड का पता लगा सकते हैं। द नेक्स्ट इज द कनेक्टिंग लिंक। अभी कनेक्टिंग लिंक के बारे में पढ़े, कैसे ऑर्गेनिज्म जो 2 डिफरेंट ग्रुप की सिमिलैरिटी शो करे उसको कनेक्टिंग लिंक कहते हैं। इसमें पेरीपेटस, लंग फिश और पेरीपेटस की एग्जाम्पल हमने देखा है अभी। उसके बाद फिर हम लोग देखा एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस। एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस में हमने देखा कि जो वर्टिब्रेट्स होते हैं उनकी जो एम्ब्रियो का इनिशियल स्टेज होता है बहुत ज़्यादा सिमिलर होता है, जिसकी वजह से हम लोग बोल सकते हैं कि जो वर्टिब्रेट्स हैं उनके पास क्या होते हैं, कॉमन एंसेस्टर होंगे। सो आई होप यू understood the lecture. Thank you so much for watching this video. Do share, like and subscribe the video, and मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम जो आगे का टॉपिक है दैट इज़ डार्विन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन एंड ह्यूमन का जो डेवलपमेंट दिया हुआ है, जिसमें क्रो मैग्नन मैन किस तरीके से ह्यूमन का डेवलपमेंट हुआ है वो देखेंगे, एंड विल बी फिनिशिंग द चैप्टर। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, एंड बायोलॉजी बाय फ्यूचर डॉक्टर। थैंक यू सो मच।